अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक 5 का यूनिट 5 देख रहे थे। उसकी पार्ट 1 की वीडियो हम बना चुके हैं और उसको हमने एंड किया था यहाँ पे कि 2 लेटर्स थे जिनको देख के बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी, जिसमें 2 लेटर्स को हमने देख के फिल करने थी जो ब्लैंक्स थी उनको, कि कुछ इन्फॉर्मेशन इस साइड पे लेटर की दी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है और इन दोनों को आपस में हमने एक्सचेंज करना था इन्फॉर्मेशन को। और मैंने उसकी कुछ ब्लैंक्स फिल कर दी थी और आपसे कहा था कि अब आप इसकी मदद से बाकी पूरी कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में इन ब्लैंक्स को पूरा फिल करके फिर आपके साथ बाकी एक्सरसाइज करूँगा इस यूनिट की। तो MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं फ़र्रुख हूँ और हम शुरू करते हैं यूनिट 5 का बकिया काम। तो जल्दी से मैं आपको इससे गो थ्रू करा देता हूँ। जैसे हमने कहा था कि इस लेटर में कुछ ब्लैंक्स ऐसी हैं। एक लेटर है जो मारिया ने लिखा समीना ने लिखा था मारिया के नाम, ये समीना का लिखा हुआ लेटर है। इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पे ब्लैंक्स मौजूद हैं और इसकी बातों से हम अंदाज़ा लगाएंगे वो कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पे भरी जा सकती हैं। ठीक है, तो आई होप यू एंड योर फैमिली आर क्वाइट वेल, बिकॉज उन्होंने कहा था माई फैमिली इज़ फाइन। ठीक है ना, इसी तरह से उन्होंने कहा आई होप दैट यू एंड योर फैमिली आर क्वाइट वेल। तो इसी तरह से हमने सारी जल्दी जल्दी से हम अगर ब्लैंक्स को देख लेते हैं तो क्या आपने सही फिल किया या नहीं ये पता चल जाएगा। सो थैंक यू फॉर योर लेटर। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह माय फैमिली इज़ फाइन। आई होप दैट यू and your family are quite well. I am glad to know that your bi-monthly tests are over. ये कैसे पता चला ये टेस्ट है, क्योंकि इन्होंने यहाँ कहा था bi-monthly tests। अच्छा जी, आई एम श्योर यू डिड ऑल योर पेपर्स वेल because you had studied hard. I'm sure you will get good marks. ठीक है, इसका उल्टा यहाँ चलते हैं। I hope you and your family are quite well. I received your letter 2 weeks ago, but I was not able to reply because I was having my bi-monthly test. Bi-monthly कैसे पता चला? ये रहा bi-monthly। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। I was able to do all my papers well because I had studied hard. I hope I get good marks because I am now free, so I thought of writing you a letter. तो इसी तरह से हम फिर उसके एक पैराग्राफ पे चलते हैं। Yes, I remember you telling me that one of your cousins would be getting married in October. Although the wedding will be held on the 14th of October, it is good that you are going to Sakkar on 11th of October. You are right, Sakkar is quite far from Karachi. It will take you one whole day to reach it. Also, going early will give you a chance to participate in the Mehndi celebration, which is the most enjoyable part of the wedding. यहाँ देखते हैं। You remember I told you that one of my cousins will be getting married in October? Well, अब मैंने अक्टूबर का कैसे अंदाज़ा लगाया, कज़न्स का कैसे अंदाज़ा लगाया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्टूबर में जा रही हैं, कज़न्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इससे हमने ये किया, ब्लैंक को फिल किया। You remember I told you that one of my cousins will be getting married in October? Well, the wedding will be held on the 14th of October, but we will go to Sakkar on 11th of October. The reason is that Sakkar is far from Karachi and it will take us one whole day to reach it. देखें, सारी बातें वहाँ आई थी, वहीं से हमने यहाँ लिखी हैं। Another reason is that we want to participate in the Mehndi celebration, which will be on the 12th of October. अच्छा, इन्हीं का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, अब इससे वहाँ पे ट्रेस करेंगे। When will your half yearly exams begin? हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का जिक्र कहाँ हुआ? ये रहा एग्ज़ाम्स लिखा है, तो हमने एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा, हाफ ईयरली यहाँ पे लिखा है, तो हाफ ईयरली यहाँ पे लिखा। ठीक है ना। When will your half yearly exams begin? I'm sure that you will do well because you are a hardworking student. I hope that you will go to Murray this year to see the snowfall during the winter vacations. How are your parents? Please give my regards to them. Also give my regards to your brother and Bhabhi. Give my love to your cute little niece. I hope you will reply to this letter soon. Yours sincerely, Samira. और यहाँ पे देखते हैं my half yearly exams will be on 4th of December and finish on 12th. I hope that I will do well because I don't think that I am a very hard-working student. After the exams, I hope to go to Murray this year to see the snowfall during the winter vacations. My parents are fine and they send you their love and blessings. How are your parents? Give them my regards. Please give them my regards. I'll also give my regards to both your sisters. My cute little niece has now started saying some words and we all love hearing her talk.
Looking forward to hearing from you. Yours sincerely, Maria, and yours sincerely, Samina. तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी, मज़ेदार थी। ये आपको ने खुद कर ली होगी यकीनन। यहाँ से हम आगे चलते हैं, ये हम समझा चुके थे और अब हम डिस्कस करेंगे इससे आगे का। ठीक है जी। तो वीडियो को हमने 2 हिस्सों में इसलिए तोड़ा था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। अगला काम है पेज नंबर 89 पे, एक्सरसाइज है फॉलोइंग द अबव फॉर्मेट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग देम हाउ यू डिड इन योर एनुअल एग्जाम्स एंड व्हाट योर प्लान्स आर फॉर द समर हॉलीडेज। राइट अ लेटर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो आपने ख़ुद एक ख़त लिखना है, उस पिछले ख़त को देखते हुए उसमें अपनी तरफ से कुछ बातें भरनी है और मैं भी बताता हूँ आपको। पहले हम एक्सरसाइज 3 देख लें। एक्सचेंज योर लेटर विद योर पार्टनर, रीड योर लेटर टू रिसीव एंड ऑन अनदर पीस ऑफ पेपर राइट अ रिप्लाई टू योर फ्रेंड। गिव द पेपर ऑन विच यू हैव रिटन योर रिप्लाई टू द पर्सन हु रोट द लेटर। तो पहले आपने ख़त लिखना है वैसे ही जैसे समीना ने लिखा था, फिर उसके जवाब में आपने अपनी सहेली से या आपके साथ में जो बैठे हैं उनसे ये ख़त रिसीव करना है। अपना ख़त उनको देना है, उनका ख़त आपको मिलेगा और फिर आप दोनों ने एक दूसरे को जवाब लिखना है। तो ये क्लासरूम एक्टिविटी है, लेकिन मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। होगी ये क्लासरूम में, लेकिन ये कैसे होगी ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो ख़त लिखना है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, डियर फ्रेंड, यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखिएगा। आई होप यू एंड योर फैमिली आर क्वाइट वेल, बिल्कुल ये जुमला ऐसे लिखा जा सकता है। आई रिसीव योर लेटर 2 वीक्स अगो, बिल्कुल इस तरह से बात हो सकती है, लेकिन आपने कुछ चेंज करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके बाई मंथली टेस्ट नहीं होते, आप लिखेंगे मेरे मंथली टेस्ट हो रहे हैं, या आप लिखेंगे मेरे क्वार्टरली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें जगह जगह पे चेंज करेंगे। ठीक है, आई वॉज़ हैविंग माई मंथली टेस्ट की बजाय आप लिख सकते हैं आई वॉज़ हैविंग माई मिड टर्म एग्ज़ाम्स। आई वॉज़ एबल टू डू ऑल माई पेपर्स वेल, आई वॉज़ एबल टू डू ऑल माई एग्ज़ाम्स वेल बिकॉज आई हैड स्टडीड वेरी वेल। ज़रूरी नहीं है कि हर लफ्ज़ बिल्कुल इनके हिसाब से लिखें, कुछ आप अल्फाज चेंज भी कर सकते हैं। आई होप टू गेट गुड मार्क्स, आई एम नाउ फ्री सो आई थॉट ऑफ राइटिंग यू लेटर, बिल्कुल ऐसे ही बात पूरी हो सकती है। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट वन ऑफ माई कजन्स विल बी गेटिंग मैरिड इन अक्टूबर, इसकी जगह आप लिख सकते हैं यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट वी विल बी गोइंग टू कराची फॉर पिकनिक। है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि आप शादी के लिए कराची जा रहे हो, अगर सक्कर से जा रहे हैं तो हो सकता है आप पिकनिक मनाने जा रहे हो सकता है आप वेकेशंस मनाने जा रहे हो। तो यूँ छोटी छोटी चेंजेस आप यहाँ पे ला सकते हैं और इसी तरह से जो ख़त आपको मिलेगा उसके जवाब में आप जो बातें उसने पूछी होंगी उस ख़त में उसका जवाब लिखेंगे। पहले वही अपने बारे में बताएंगे, मैं ठीक हूँ, मुझे जो है वो मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, मैं बड़ा अच्छा चल रहा है। और फिर जो उस ख़त में बातें पूछी गई होंगी उन बातों के हवाले से आपने अपना जवाब मुरतब करना है। तो ये काम क्लास वर्क में होना है, इसके हिंट मैंने आपको दे दिए। एग्जैक्टली ख़त मैं इसलिए नहीं लिख सकता कि हर बच्चे ने अपने हिसाब से अलग लिखना है, और उसको लिखने के लिए आपको इन खतूत में से बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी, बस थोड़े बहुत अल्फाज आप इसमें चेंज कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज हमने देख ली। नेक्स्ट अब ग्रामर का पार्ट है। सबसे पहले तो कुछ बातें बता रहे हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। जी आपको याद है जब हम कोई नाम इस्तेमाल करते हैं तो उस नाम को जुमले में बार बार यूज़ करने के बजाय हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद गोज़ टू स्कूल डेली, अहमद कम्स बैक इन दी आफ्टरनून, अहमद गोज़ टू स्लीप। अहमद, बार बार अहमद अहमद अगर हम बोलेंगे उसके बजाय हम उसके नाम की जगह एक प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अहमद इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल, ही कम्स बैक, ही गोज़ टू स्लीप। और अगर प्लूरल होते हैं तो हम कहते हैं दे गो टू स्कूल, दे कम बैक। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ तरह के नाउन्स के लिए मुख्तलिफ़ तरह के प्रोनाउंस यूज़ करते हैं जो कि आप पिछली क्लासेस में देखते आए हैं। अब इन्होंने कुछ आपको एक्सरसाइज करने को दी है, वो क्या है, बिलो आर सम फैक्ट्स अबाउट कलीम। कलीम के बारे में कुछ बातें हैं, हिज सिस्टर जमीला, उसकी बहन जमीला के बारे में कुछ बातें हैं, एंड हिज पेरेंट्स, और उनके वालिदैन के बारे में कुछ बातें। तो रीड द फैक्ट्स एंड राइट वन पैराग्राफ अबाउट ईच वन ऑफ देम। उनके बारे में जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जो कुछ काम की बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं जो उनके बारे में बताई गई हैं, वो नीचे दी गई हैं। आपको इनको पढ़ना है और फिर हर एक के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। वो कैसे लिखेंगे मैं भी समझाता हूँ। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज गिवन बिलो। इन ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज ओनली प्रोनाउंस नॉट देयर नेम्स। बस अब करना ये है कि उनका नाम इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि प्रोनाउंस यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कलीम के बारे में क्या बताया, कलीम इज़ 10 years old,
अब Kaleem studies in class 5. Kaleem is a good student. Kaleem is liked by teachers. Kaleem plays with friends. Kaleem's favorite game is football. इसकी जगह हमने क्या कहना है? Kaleem is 10 years old. He studies in class 5. He is a good student. He is liked by teachers. He plays with friends. And his favorite game is football. ठीक है? तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं. अब आगे चलते हैं. अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो Kaleem is 10 years old. ये बात हो गई. Kaleem studies in class 5. तो he studies in class 5. Full stop. He is a good student. ठीक है. फिर he is liked by teachers. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ. He is liked by teachers. Full stop. He plays with friends. Full stop. कॉमा बल्कि फुल स्टॉप नहीं है क्योंकि लास्ट जुमला है ना और ये कैपिटल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इससे भी हिंट मिल रही है हमें कि यहाँ जुमला फुल स्टॉप से ख़त्म नहीं होगा. ही प्लेज विद फ्रेंड्स एंड हिज फेवरेट गेम इज फुटबॉल. फुल स्टॉप. ठीक है. तो ये हो गया कलीम के बारे में जुमले पूरे. कलीम हैज़ वन सिस्टर. हर नेम इज़ जमीला. She is 7 years old. वही राइटिंग आपको पता है मैं टैबलेट पे लिख रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है ना कि बहुत हसीन हो. आपको समझ में आनी चाहिए बस. She is 7 years old. She studies in class 2. She studies in class 2. She is good at maths and she wants to be an engineer. मैं यहाँ पे कर देता हूँ. She is good at maths and क्यों मैंने एंड क्यों लगाया फुल स्टॉप क्यों लगाया क्योंकि यहाँ कैपिटल नहीं है तो मुझे लगा कि ज्वाइन करना चाहते हैं शायद. कहीं कहीं आप ऐसा नहीं भी करेंगे लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि जुमले ज्वाइन हो सकते हैं. She is good at maths and she wants to be an engineer. फुल स्टॉप यहाँ लगा सकते हैं कि अब बात बिल्कुल अलग हो गई. समटाइम्स कैपिटल शुरू करेंगे. समटाइम्स शी प्लेज विद हर ब्रदर एंड हर फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. ठीक है जी. यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं. अगला चलते हैं. तो उन्होंने कहा कलीम हैज़ लवली पेरेंट्स. दे लव देयर चिल्ड्रन. फुल स्टॉप. हिज फादर इज शॉपकीपर. कलीम के रेफरेंस से बात हो रही है ना. देखें यहाँ जुमला कलीम से शुरू हुआ है. कलीम हैज़ लवली पेरेंट्स. तो वो पहले तो दे क्यों आया. दोनों पेरेंट्स के बारे में बात हो रही थी तो दे लव देयर चिल्ड्रन. दे लव देयर चिल्ड्रन. ये तो ठीक हो गया. लेकिन अब आगे के जुमले जो हैं कलीम के हवाले से हैं तो क्या कहेंगे कि हिज फादर उसके अब्बा इज़ अ शॉपकीपर एंड हिज मदर इज़ अ टीचर. अब दोनों ही बहुत मेहनत करते होंगे तो हम लिखेंगे दे वर्क. वो दोनों दे वर्क वेरी हार्ड and help their children उनके बच्चे their children with their homework. अपने बच्चों की मदद करते हैं उनके काम में. Full stop. They take good care of their children. ठीक है. Full stop. तो यूँ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली. होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. और अब हम अगला पेज देखते हैं. अगले पेज पे क्या कह रहे हैं. मैं आपको बार बार कहता ही रहा हूँ कि जहाँ आपको ऐसा लगे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई वहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा से पीछे जाके देख सकते हैं. ठीक है जी. एक्सरसाइज 2 में क्या करना है. एडजेक्टिव्स लगाने. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के बारे में हमें बताते हैं कि वो नाउन कैसा है, कहाँ है, किस जगह है. ठीक है. किस रंग का है, किस साइज़ का है. तो पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे. मिसेस अलवी वॉज गोइंग शॉपिंग.
मिसेस अलवी कुछ ख़रीदारी करने जा रही थी। शी आस्क्ड हर फैमिली मेम्बर्स इफ़ दे वांटेड समथिंग। उन्होंने अपने घर वालों से पूछा कि अगर उनको कुछ चाहिए तो बता दें। हाउ आर द थिंग्स, हेयर आर द थिंग्स दे वांटेड। ये हैं वो कुछ चीज़ें जो उनको चाहिए थी। क्या क्या चीज़ें? अजीम जैकेट, यानी अजीम को जैकेट चाहिए थी। सीमा फ्रॉक, सीमा को फ्रॉक चाहिए थी। हबीब मग, हबीब को एक चाय का मग चाहिए था या दूध का, वल्लाह आलम। नबील पेयर ऑफ शूज़, नबील को जूतों के का एक जोड़ी चाहिए थी। फायजा बंच ऑफ फ्लावर्स, फायजा को फूलों का एक गुलदस्ता चाहिए था। एंड मोमल बैग, मोमल को एक बैग चाहिए था। मिसेस अलवी रोट डाउन अ लिस्ट, मिसेस अलवी ने वो लिस्ट लिख ली, वो तमाम चीज़ें लिख ली। अलॉन्ग विद द कलर्स, और वो तमाम कलर्स भी लिख लिए जो उन बच्चों ने कहा था कि हमें इस कलर की ये चीज़ें चाहिए, सो दैट शी वुड नॉट फॉरगेट, ताकि वो भूल ना जाए। अब किसी चीज़ के कलर के बारे में बात करेंगे तो वो कलर के बारे में बात करना भी उसका एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे जैकेट एक नाउन है, अब ब्लू जैकेट जो है वो ब्लू इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। Look at the pictures below and write down in complete sentences what each one wants. तो लिखिए दी क्या क्या, कौन कौन क्या चाहिए, क्या 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 चाहता है। राइट देयर नेम्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, डोंट फॉरगेट टू राइट द कलर ऑफ द आइटम। अब इसमें उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, कैसे कि अब सीधा सीधा नहीं लिखना बल्कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पुट करना है। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी, पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। रिमेंबर टू यूज़ द आर्टिकल ए, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो ए है वो यूज़ लगाना है, करना है। जैसे अलीम वांट्स अ ब्लू जैकेट, इस तरह से कह के बात करनी है, ठीक है। तो अब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे होगा? जैसे अली अजीम का नाम ए से आता है तो ये नंबर 1 पे आ गया। सीमा का एस से आता है। अब ए के बाद कौन सा लेटर आता है? तो एस बड़ा है, एच छोटा है, एन एफ एम, ये है ना हमारे पास एस एच एन एफ और एम, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले ए आता है। इनमें से पहले अगर आप गौर करें तो ई एफ जी एच, तो फायज़ा पहले आएगा। तो फायज़ा हम लिखेंगे, फायज़ा वांट्स आ, क्या चाहिए भाई? अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ, कौन से फ्लावर्स? कह लें आप रेड फ्लावर्स, चले। कुछ बच्चे कहेंगे सर रिमिक्स है, लेकिन इसमें रेड चूंकि ज़्यादा है ना तो हम इसको रेड ही कह देते हैं, बंच ऑफ रेड फ्लावर्स। अच्छा जी, फिर ये फ़ायदा को मैं काट देता हूँ कि ये हो गया, अजीम हो गया। अब एफ़ के बाद अगर देखें तो एस एच एन और एम में से एच पहले आता है, तो हम लिखेंगे हबीब वांट्स आ, हबीब, अरे वांट्स आ ग्रीन मग। कैसे पता हमें? क्योंकि मग ग्रीन है। मग हो गया, फ्लावर्स हो गए। अच्छा जी, अब हो गया, हबीब कट गया यहाँ से। अब रह गया हमारे पास एस एन और एम, इनमें से पहले एम होता है, तो मोमल वांट्स अ पिंक बैग, मोमल वांट्स अ पिंक बैग, ठीक है। अच्छा, बैग कैपिटल से नहीं लिखेंगे, सॉरी सॉरी, बैग स्मॉल से लिखेंगे भाई। फिर क्या चाहिए जी? 5 पे मोमल काट देते हैं, मोमल कहेंगे ये रही। अब सीमा और नबील रहेगा, एस और एन में से एन पहले आता है, तो नबील वांट्स, नबील वांट्स अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कौन रह गया भाई? आखिर में रह गया हमारे पास सीमा। सीमा वांट्स अगेन रेड फ्रॉक कह लें इसको, ऑरेंज कह लें, जैसा आपको सही लग रहा हो करीब करीब। तो सीमा वांट्स, अगर ऑरेंज कहेंगे तो फिर एन कहेंगे, ठीक है। अगर ऑरेंज बोलेंगे तो एन, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, फ्रॉक, ठीक है जी। तो ये देखें पूरी एक्सरसाइज आराम से हो गई। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे हमें कह रहे हैं जनाब ये कि
Fill in the gaps with the given table with correct word provided in the list below. अब ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमने किसी भी वर्ड की मुख्तलिफ फॉर्म्स देखनी है, ठीक है। ये आम तौर पे एडजेक्टिव के लिए यूज़ होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिग्रीज़। डिग्रीज़ कुड बी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं, हम आसान वाला उठाते हैं ना, कोई जिसको मैं आप अच्छे आराम से समझा सकूँ। तो हम कहते हैं हैप्पी, तो हम कहते हैं हैप्पी खुश था, द बॉय वॉज हैप्पी। फिर हम कहते हैं बॉय वॉज हैप्पियर। हैप्पियर का मतलब किसी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा खुश था, किसी दूसरे के मुकाबले में। तो मुकाबले को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन, तो इसलिए इसको कंपैरेटिव कहेंगे कि हैप्पी के मुकाबले में हैप्पियर का मतलब होगा द बॉय वॉज हैप्पी, बच्चा लड़का खुश था। द बॉय वॉज हैप्पियर, लड़का ज़्यादा खुश था। किससे ज़्यादा खुश था, शायद ये भी अब आगे पीछे बताना पड़ेगा। और तीसरी जो टर्म है जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव, जो बताता है कि सबसे ज़्यादा, तो उसको हम कहेंगे हैप्पीएस्ट, ठीक है। तो ये तीन तरह से हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव, जो एक बेसिक बात बताता है कि वो किस हाल में था। एक होता है कंपैरेटिव, जो उसको दूसरे से मुकाबला करवाता है। और उसकी तीसरी फॉर्म होती है सुपरलेटिव, जो बताती है कि सबसे ज़्यादा। अब वो खुश भी हो सकता है, नाराज़ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। गुड, बेटर। अच्छा जी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स तो ऐसे ही होते हैं जो आराम से आर और आई एस टी लगा के बन जाते हैं। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। जैसे कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। जैसे वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि रेगुलर नहीं होते, उनको जब आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लेके जाते हैं तो उनके लिए आपको अलग ही अल्फाज यूज़ करने होते हैं। उसका कोई रूल नहीं है और उससे परेशान होने की बात भी नहीं है, वो याद ही करने पड़ते हैं। और याद करने से ज़्यादा अच्छा मैं तो सबको ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ पढ़ा करें। जब आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो ये अल्फाज इतनी दफ़ा इस्तेमाल होते हैं कि आपको वैसे ही खुद से याद हो जाते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गुड, बेटर, और उनमें से कौन सा ज़्यादा सूट करेगा बेटर के साथ? नेक्स्ट सुपरलेटिव आता है बेस्ट। जो करते जाया करें उसको काट दिया करें। बैड और वर्स्ट के बीच में क्या आएगा, ये देख लेते हैं। तो जनाब, बैड और वर्स्ट के बीच में आता है वर्स। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ अब यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें और ख़ुद से इसको फिल करें। और हो सकता है आप गलत करें, हो सकता है ठीक करें, लेकिन मज़ा आएगा ना, खुद से अपनी एफर्ट करेंगे। और उसके बाद जब आप कर चुके हैं तो फिर वीडियो को प्ले करके देखिएगा कौन से आपने ठीक किया और कौन से करेक्ट करने की ज़रूरत है। जब तक मैं बाकी फिल करता हूँ, शाबाश, वीडियो पॉज कीजिए। अब हम लिखते हैं जी अर्लियर, तो अर्ली से अर्लियर बनेगा। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। ऊपर है कहीं अर्लीस्ट, ये रहा, ठीक है। फिर अब क्या हो गया, मैनी। अब मैनी से ज़्यादा क्या होते हैं, मोर होते हैं। आई हैव मैनी फ्लावर्स, आई हैव मोर, मेरे पास उससे भी ज़्यादा हैं, तो कंपैरेटिवली मोर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जिसके पास होंगे वो क्या कहेगा, मोस्ट। फिर ये तो बहुत आसान है, लेस, लेसर। लेस ऊपर कहीं दिया हुआ है जी, ये रहा, लेस, कम, उससे कम। और सबसे कम जो होंगे वो लीस्ट होगा। इसका कोई रूल नहीं है, बल्कि पढ़ पढ़ के आपको याद हो जाता है कि जी ये लफ्ज़ यहाँ यूज़ होता है। तो ये हर ज़बान में ऐसा होता है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो किसी कायदे को फॉलो करते हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं होते हैं जो किसी कायदे को फॉलो नहीं भी कर रहे होते। ठीक है, ये ज़बानें ऐसे ही होती हैं, पूरी दुनिया में सारी ज़बानों के साथ ही ऐसा है। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो अच्छा जी, यूज़फुल, यूज़फुल के साथ हम लगाते हैं मोर यूज़फुल। वो अपनी शक्ल नहीं बदलता बल्कि अपने साथ मोर लगवा लेता है। ये कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं। फिर जब उससे भी ज़्यादा यूज़फुल कोई चीज़ होगी तो मोस्ट यूज़फुल हो जाएगी। सबसे ज़्यादा यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। ओहो, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हो गया, यही आपका ब्यूटीफुल के साथ है। ब्यूटीफुल,
मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। और फिर आपको पता है, ओह ठीक है बना देता हूँ मैं, इनको पता नहीं। अच्छा जी, अब आपको पता है कि हैप्पी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो ये यहाँ आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये भी एक पेज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आगे चलते हैं फटाफट। अगली एक्सरसाइज है जी, लुक एट द टेबल बिलो टू फाइंड आउट अबाउट द वेट, हाइट। अच्छा जी, अब वेट और हाइट इन्होंने दिया हुआ है, इसमें आप ख्याल रखें ये जो लिखा है ना 4 डैश और 8 डबल डैश, ये सिंगल डैश का मतलब होता है फीट यानी फुट, और डबल डैश का मतलब होता है इंचेस। ये चीज़ों को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेंड बताए हुए हैं, वेट बताया हुआ है बच्चे का, बच्चे की हाइट बताई हुई है, और उसने कितने रन स्कोर किए हैं बताया हुआ है, कोई मैच हुआ होगा। देन सेलेक्ट एन एडजेक्टिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड यूज इट सुपरलेटिव डिग्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे कुछ एडजेक्टिव दिए हुए हैं, इन एडजेक्टिव की मदद से हमने जुमले बनाने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, और सुपरलेटिव के साथ हम दा लगा सकते हैं। तो ये इन्होंने कहा है, याद रखिएगा। अब हम इसको फिल करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कहना क्या चाह रहे हैं। बच्चल अला यार इज़ द डैश बॉय इन द क्लास, सबसे हल्का सबसे भारी कैसा है जी। तो इज़ द हैवी बॉय इन द क्लास, तो देखें बच्चल भाई का वज़न सबसे ज़्यादा है, तो हम इससे कहेंगे दी हैवीएस्ट, बिल्कुल ठीक भरा है हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 हम खुद से करते हैं। अगेन मैं आपसे ही कहूँगा, वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से सॉल्व करें पेंसिल की मदद से। भाई गलत ही होगा ना बहुत से बहुत, लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना। सॉल्व कीजिए, अगर आंसर ठीक नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको समझा ही दूंगा, लेकिन कम से कम एक दफ़ा अपनी कोशिश ज़रूर कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कर ली होगी। अब मैं आगे चलता हूँ। पीर बख्श कहाँ गया भैया, ये रहा। पीर बख्श गॉट डैश मार्क्स इन द क्लास, अब उनके क्लास में कितने मार्क्स है देखें, क्या सबसे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं थे। जी हाँ, देखें 594 सबसे ज़्यादा मार्क्स है, तो इसको हम कहेंगे हाई। और सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं तो हम कहेंगे पी बस गॉट दी हाईएस्ट मार्क्स, दी हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, गुड, डन। अब आप देखें, बच्चा लयार स्कोर डैश रन इन अ मैच। तो अब डैश रन देखते हैं। बच्चल अलायार साहब जो हैं वो उन्होंने देखें तो सबसे कम रन स्कोर किए हैं इन्होंने बच्चल अलायार ने। तो अब लेस रन स्कोर किए ना बाकियों से, तो जो सबसे लेस होते हैं उसको हमने पीछे पढ़ा था, दी लीस्ट। ठीक है, लीस्ट रन आ जाएगा, ये हम पीछे करके आए हैं, उसी को उन्होंने यहाँ पे दे दिया आपको एक्सरसाइज के तौर पे। नासिर मुरीद इज डैश स्टूडेंट इन द क्लास, नासिर मुरीद जो है वो अपनी क्लास के सबसे लंबे बच्चे हैं कि सबसे छोटे हैं। ये मुझे अंदाज़ा इसी बात से हुआ कि इन द क्लास मार्क्स ऑब्टेन्ड के बारे में बात नहीं हो रही होगी, हाइट के बारे में बात हो रही होगी। अच्छा चलें, नासिर मुरीद इज़ द शॉर्ट, शॉर्ट हैं ये, छोटे हैं, तो सबसे छोटे हैं तो क्या कहेंगे, दी शॉर्टेस्ट। ठीक है, अब जिन लोगों ने खुद से सही किया होगा वो कितना खुश हो रहे होंगे कि वाह सर जो बता रहे हैं वो तुमने पहले ही किया हुआ है, ज़बरदस्त। आरिफ रहीम गॉट डैश मार्क्स इन द क्लास, आरिफ रहीम साहब के मार्क्स देख लेते हैं। ओहो बेचारों के सबसे कम आए, तो अब कम कम को लेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लो को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आरिफ रहीम गॉट दी लोएस्ट मार्क्स इन दी क्लास। फिर नासिर मुरीद पे वापस जाते हैं जी। नासिर मुरीद साहब ने डैश रन इन द क्लास मैच, तो नासिर मुरीद भाई ने स्कोर किया, ओहो हाईएस्ट स्कोर कर दिया। तो हाई तो स्मॉल हमने कर दिया, तो अब हम मैनी को यूज़ कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। नासिर मुरीद गॉट स्कोर दी, मैनी का सुपरलेटिव, मोस्ट रन्स इन द मैच। वेरी गुड, ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। फिर 2 रह गए। अच्छा जी, कौन से 2 रह गए। लतीफ़ मेमन इज़ डैश स्टूडेंट द क्लास, लतीफ़ मेमन साहब आपने क्या किया है, लतीफ़ मेमन साहब सबसे लंबे तो नहीं कहीं, हाँ सबसे लंबे हैं, तो लतीफ़ मेमन के लिए हाइट इस्तेमाल करते हैं, दी टॉलेस्ट। आप कहेंगे कि हमने कोई और कॉलम क्यों नहीं चूज़ किया, लतीफ़ मेमन साहब दी हैवीएस्ट तो नहीं थे इसलिए हमने ये यूज़ नहीं किया, उन्होंने मोस्ट मार्क्स या लीस्ट मार्क्स दोनों नहीं थे, बीच में थे, ये भी नहीं किया। इसलिए जिस चीज़ में सबसे आगे थे, चूँकि सवाल सारा सुपरलेटिव का ही है,
तो इसलिए हमने सुपरलेटिव वाली ही फिगर्स उठाई हैं। अच्छा जी, आरिफ रहीम इज़ डैश बॉय इन द क्लास। आरिफ रहीम साहब किस चीज़ में सबसे अच्छे हैं, सबसे बुरे हैं? आरिफ रहीम साहब, अच्छा इसमें से हमने जो कुछ कर लिए हैं वो हमने टिक नहीं किए। कहीं आरिफ रहीम सबसे भारी तो नहीं है? सबसे भारी नहीं है, ये यूज़ नहीं है। सबसे आरिफ रहीम की बात हो रही है ना? हाँ। सबसे लंबे तो नहीं है, सबसे लंबे भी नहीं है, सबसे छोटे भी नहीं है, सबसे भारी, सबसे हल्के हैं जी, ये नज़र आ रहा है। तो आरिफ रहीम इज़ दी, ये आ गया जी, दी लाइटेस्ट, दी लाइटेस्ट बॉय इन दी क्लास। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना भाई? बहुत अच्छे से हमने कर लिया, बड़ा मज़ा आया। एक्सरसाइजेज बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, ख़ासतौर पर ग्रामर वाली तो मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन किसे कहते हैं? जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम बात करते हुए अपनी बात का मतलब समझाने के लिए कहीं पॉज करते हैं, कहीं रुकते हैं, कहीं छोटा सा रुकते हैं, कहीं लंबा रुकते हैं, कहीं तेज तेज बोल जाते हैं। उससे हमारी बात का मतलब ठीक से समझ में आता है किसी को। अगर हम ये पॉजेज ना करें तो उससे मसला हो। जैसे बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है कि उठो मत बैठो, है ना? अब उठो के बाद अगर पॉज करूँगा तो उठो मत बैठो, इसका मतलब बैठना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि आप ना बैठें। लेकिन अगर मैं कहूँ उठो मत बैठो, तो अब यहाँ जुमले का मतलब कुछ और बन गया। तो यूँ हम पॉज कहाँ दे रहे हैं उसके हिसाब से जुमले के मतलब बदल जाते हैं। और बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर आता है जब पॉज दिया जाता है। जैसे इंग्लिश ज़बान में मैंने एक बात पीछे बताई थी कि जब भी यस और नो कहते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम यस और नो के बाद पॉज लेते हैं। जैसे डू यू हैव अ पेंसिल, तो हम कहते हैं यस आई हैव, तो ये पॉज लेते हैं। ये इनकी ज़बान की बोलने का अंदाज़ है। तो मुख्तलिफ़ तरह के पंक्चुएशन से हम ज़बान में कहाँ कहाँ पॉज कितनी देर का लेंगे हमें इसका पता चलता है। और भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि ये बात किसी ने कही तो नहीं, किसी ने बताई हुई बात हम लिख रहे हैं, किसी और की कही हुई बात लिख रहे हैं या अपनी तरफ से कह रहे हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हमें पंक्चुएशन से पता चलती है। इसी तरह से जहाँ जुमला ख़त्म होता है वहाँ हम फुल स्टॉप लगाते हैं। किसी का नाम आता है तो कैपिटल यूज़ करते हैं, जुमला शुरू करते हैं तो कैपिटल से शुरू करते हैं। और कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कोलन लगाते हैं। कोलन ये होता है जी, ये कोलन, ठीक है। जहाँ कॉमे से काम नहीं चलता और बड़ा पॉज होता है तो वहाँ पे हम सेमी कोलन यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी आती जाएंगी और हम इसको देखेंगे कि कहाँ क्या होना है। रीड एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये सही से लिखिएगा, जुमले उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं। और रिमेंबर टू यूज़ द कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। तो बस सिर्फ दो चीज़ें बताई इन्होंने, कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप। बाकी सबको तो आपको फिक्र ही नहीं करनी है फ़िलहाल। तो पहले तो देखें जुमला उल्टा पुल्टा है, उसको सीधा करते हैं। लेट देयर जैम स्कूल वॉज बिकॉज आई टुडे ट्रैफिक रीच्ड। तो देखें बहुत आसानी से बात, अगर सेंस समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। लेकिन मैं वही कहूँगा कि वीडियो पॉज करें, एक दफ़ा ख़ुद से सॉल्व करें, फिर मेरी वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, पॉज कर लिया? अब आपने यकीनन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो इसको यूँ बना सकते हैं कि आई वॉज लेट, आई वॉज लेट टुडे बिकॉज देयर वॉज आ ट्रैफिक जैम। अब देखें कुछ बातें हमें सीधा करते करते अंदाज़ा हुआ कि हमने सही नहीं बनाई। दोबारा करते हैं क्योंकि कुछ अल्फाज दो दफ़ा इस्तेमाल हो गए, दो दफ़ा नहीं करने। ठीक है, दोबारा से करते हैं। आई रीच्ड स्कूल लेट टुडे बिकॉज देयर वॉज आ ट्रैफिक जैम। यस, सही हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला है सही करके आप खुद लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं अगला जुमला। शी स्कूल से, अच्छा हाँ, आई तो कैपिटल है। अगर जुमला शुरू करेंगे तो आई से शुरू करेंगे, जहाँ जुमला ख़त्म होगा वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। किसी का नाम आएगा तो कैपिटल करेंगे, जुमला शुरू करेंगे तो कैपिटल से करेंगे, किसी का नाम आएगा तो कैपिटल करेंगे, और जुमला ख़त्म करेंगे तो फुल स्टॉप लगाएंगे। बस ये तीन चीज़ों तो आप खुद कर ही लेंगे, है ना भाई? शी स्कूल सिक माई इज़ फ्रेंड फ्रॉम टुडे बिकॉज एबसेंट इज़। तो माँ, मैं ट्राई करता हूँ, फिर गलत होगा तो दोबारा करेंगे। माई फ्रेंड इज़ एबसेंट टुडे, नहीं टुडे नहीं होगा बल्कि एबसेंट फ्रॉम स्कूल
today because she is sick. yes, सही हो गया। और इसमें माई कैपिटल से आएगा क्योंकि ये पहला लफ्ज़ था, और आखिर में फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। Done happy their teacher students very work or all was because he the head. थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, दोबारा पढ़ते हैं। Done happy their teacher students very work our all was because the head। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। Our teacher, मैं कोशिश करता हूँ, गलत होगा तो वापस आएंगे। Our teacher was very happy because the students had done their work, had done all because sorry दोबारा कुछ all में कुछ गड़बड़ लग रही है, दोबारा से। Our teacher was very happy because all the students had done their work। अब सही हो गया, वेरी गुड, यस। तो आवर टीचर होगा तो आवर कैपिटल होगा, और आखिर में फुल स्टॉप तो लगा ही लेंगे आप। आगे चलते हैं। स्टिक मैन इज कैन नॉट बिकॉज वाइल कैरिंग ओल्ड सी ही द आ। ओह मुश्किल हो गया। अच्छा जी, स्टिक मैन इज कैन नॉट बिकॉज वाइट कैरिंग ओल्ड सी। अच्छा। तो हम यूँ कहेंगे द ओल्ड मैन कैन नॉट सी, बूढ़ा आदमी देख नहीं सकता, बिकॉज ही इज कैरिंग अ वाइट स्टिक, क्योंकि उसने एक सफ़ेद छड़ी पकड़ी हुई। सफ़ेद छड़ी वाले आमतौर पे जो नाबीना लोग होते हैं वो पकड़ते हैं। तो जुमला हमारा सही हो गया। तो जुमला था कहाँ से था, द ओल्ड मैन, तो द कैपिटल होगा और आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। बिकॉज होमवर्क ही इज वॉन्टेड सलीम ही प्ले फिनिश टू क्विकली। अच्छा, सलीम नाम है तो एक तो नाम ही कैपिटल आएगा, और अगर जुमले के शुरू में आ गया तो भी कैपिटल होना ही है। सलीम फिनिश्ड हिज होमवर्क क्विकली बिकॉज ही वांटेड टू प्ले। यस, ठीक है, तो आसान था। आखिर में फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। मदर वॉशिंग रजिया देयर सिक एंड हमीद डिशेस आर इज बिकॉज द। मदर वॉशिंग रजिया देयर sick and Hamid dishes are because the Hamid is washing dishes because नहीं, कुछ गड़बड़ है, दोबारा करते हैं। हमीद एंड रजिया, हमीद एंड है इसमें कि हाँ, एंड रजिया आर washing dishes because washing the dishes होगा, सॉरी, washing the dishes because their mother is sick। वेरी गुड। अच्छा, इसमें हमीद भी कैपिटल से आएगा, रजिया भी कैपिटल से आएगा। रजिया आ रहा है भाई, एच क्यों कर दिया। रजिया भी कैपिटल से आएगा, और हमीद से जुमला शुरू हो रहा है तो वैसे उसको कैपिटल होना था, और आखिर में फुल स्टॉप लगाइएगा। विन प्रैक्टिसिंग द टू टीम मैच इज बिकॉज द वांट हार्ड डे। द टीम is practicing because they practicing hard, दोबारा पीछे जाते हैं। practicing hard because they want to win the match। very good। तो the team इस प्रैक्टिसिंग हार्ड है तो द कैपिटल से आएगा, और आखिर फुल स्टॉप रहेगा। वंडरफुल जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बड़े मज़े की एक्सरसाइज होती हैं ग्रामर वाली, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 देखते हैं। राइट 3 sentences टू टेल योर मदर वाई यू वांट टू बाय अ न्यू बैग। आई वांट टू बाय अ न्यू बैग टू बाय अ न्यू बैग because
और फिर आगे अब आपने 3 जुमले लिखने हैं. बिकॉज माई ओल्ड बैग हैज़ टर्न माई ओल्ड बैग हैज़ टर्न, फट गया बेचारा. एंड all the students in my class have a new bag. Also, you promised me to buy me a new bag on my birthday. To buy me a new bag अगर मेरी बर्थडे आ गई, या on my birthday, या आप कुछ और भी कह सकते थे, when I pass my class, when I pass my test वगैरह वगैरह. देखें 3 जुमले लिख दिए हमने. ये डैश 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 मैंने ऐसे ही लगाए थे, आप लोग मत लगाइएगा, ये पूरे स्ट्रेट लिखिएगा. तो 3 जुमले लिखने थे आपने अपने अम्मी से कहने के लिए कि मुझे बैग चाहिए. 3 जुमले लिखने आपने जब आप अपने अम्मी से कहेंगे मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, तो आई वॉन्ट टू गो टू विजिट माई फ्रेंड बिकॉज. अब इसके आगे 3 वजूहात लिखनी है आपको. तो अब ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप भी करें ना, मैं एक एक वजह बता दूँ, दो दो आप लिखिए. आई वॉन्ट टू गो टू विजिट माई फ्रेंड. I want to visit my friend as I have finished my homework. Finished my homework. एंड अब आगे आप 2 बातें खुद लिखेंगे, जैसे कि और शाम भी हो गई है और खेलने से हम लोग फ्रेश भी हो जाएंगे. इस तरह से कुछ बातें लिखेंगे. गो टू बेड अर्ली, आप क्यों जाना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू गो टू बेड अर्ली बिकॉज आई हैव अ टेस्ट टमोरो एंड गोइंग अर्ली टू बेड विल मेक कीप मी फ्रेश एंड हेल्दी. इस तरह से कुछ बातें लिख सकते हैं. खुद कीजिए, शाबाश, कुछ तो खुद भी करें. राइट 3 sentences टू टेल योर मदर वाई यू डोंट वॉन्ट टू. क्यों नहीं करना चाहते. आई डोंट वॉन्ट टू. आई डोंट वॉन्ट टू प्ले हॉकी एज. मैं 3 वजूहात में से 1-2 बताता हूँ. आई एम नॉट गुड एट, नॉट गुड एट इट. ऑल माई फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट. And I also don't have a kit, वो सामान जो पहन के खेली जाती है हॉकी, for hockey. ठीक है, मैं 3 बातें लिख दी, अपनी तरफ से सोच के कुछ भी लिख दिया मैंने, तो ये आप भी कर सकते हैं. आप क्यों डिनर नहीं खाना चाहते. आई डोंट वॉन्ट टू हैव डिनर. आई डोंट वॉन्ट टू हैव डिनर, ये डोंट वाले सवाल हैं. आई डोंट वॉन्ट टू हैव डिनर बिकॉज, और फिर 3 वजूहत बताएं. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल एज आई हैड, और आई हैड टू मच टू ईट इन द लंच. आई हैड ईटन टू मच इन द लंच. या आई वॉन्ट टू, आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स. तो इस तरह से आप कोई अपनी तरफ से 3 वजूहात बता सकते हैं, और बताएं आप खुद से. सारे सवाल मैं नहीं कर रहा अब यहाँ पे. वाई डोंट यू वॉन्ट टू गो टू योर आंट्स हाउस. आई डोंट वॉन्ट टू गो टू माई आंट्स हाउस बिकॉज. अच्छा, माई लिखना भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, आप खाली आंट्स हाउस भी लिख सकते हैं. यूँ कह सकते हैं आई डोंट
want to go to the aunt's house, अपनी आंटी के घर मैं नहीं जाना चाहता, because अब यहाँ भी आप कह सकते हैं कि I have a test tomorrow, I want to prepare for the test and go to sleep early, इस तरह से की बात कर सकते हैं. And also there is no one my age in the house to play with me, वहाँ कोई मेरी उम्र का नहीं है इसलिए भी मैं जाना नहीं चाहता. तो इस तरह की बातें करके आप ये जुमले कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, शाबाश, थोड़ी सी मेहनत खुद कीजिए. आगे चलते हैं जी जल्दी से अगले टॉपिक की तरफ. वो है वोकैबुलरी और डिक्शनरी स्किल्स. इसके अंदर क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी की मदद से जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बना सकते हैं बनाइए, फिर उन जुमलों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कीजिए और फिर उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए. मैं फटाफट कुछ बना के दिखाता हूँ. ठीक है, यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, जो अल्फाज इसमें हैं उनकी वजह से कुछ जुमले बनाने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इससे बना सकता हूँ साइट कोई जगह जहाँ पे के कोई काम हो रहा हो, इसका मतलब लिखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनिवर्स बना सकता हूँ, नहीं यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, आखिर में ई नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बना सकते हैं इसमें थोड़ा सा सोच लेते हैं और क्या क्या बन रहा है. जैसे हम बना सकते हैं सिट, सेट, येट. जैसे बना सकते हैं टिन, टेन, इन, इट. जैसे बना सकते हैं यस, सर. सेट हो गया था. ठीक है, तो बहुत सारे बना सकते हैं, 20-25 बन जाएंगे गालिबन मेरे ख्याल से. फिर उसके बाद आपने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है. यानी अगर कोई ए से आ रहा होगा तो उसको पहले लिखना है, फिर बी वाले को उसके बाद, फिर सी वालों को उसके बाद, फिर डी वालों को उसके बाद. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. अब इसमें मैं कुछ आपको पूरा सॉल्व करके इसलिए नहीं दे सकता कि हर बच्चा अपने हिसाब से अलग अलग बनाएगा. तो जो भी आपने बनाए होंगे आप उनको अल्फ़ाबेटिकल करेंगे. तो मेरे केस में वाई वाले सबसे आखिर में आएंगे. बस इसका ख्याल रखिएगा, अगर 2 वाई वाले हैं तो उनमें से कौन सा ज़्यादा नीचे आएगा. तो इसके आखिर में ई आ रहा है आगे, तो इसके भी आगे ई आ रहा है. आखिर में इसके टी आ रहा है तो लास्ट में इसके एस आ रहा है. एस पहले आता है टी से, तो ये वाला बाद में आएगा, ये वाला पहले आएगा. इस तरह से आप अरेंज कर देंगे. अब फिर इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लीजिएगा. ये तो आसान काम है, हर बच्चा अपने हिसाब से करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल सिट, आई वॉन्ट टू सिट ऑन द चेयर. 10 फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 10 का जुमला बनाना ही मैं सिखाऊंगा, फिर तो आप क्लास 2 में आ जाए मेरे ख्याल से, फिर सही रहेगा. तो ये हो गई एक्सरसाइज बड़े आराम से कंप्लीट. फिर हम आते हैं जी, हमारी आज की 3 रह गई. जल्दी से एक पोम है और नेशनल फ्लैग. मैं जल्दी से इसका तर्जुमा सुनाता हूँ आपको, फिर इससे एक्सरसाइज करेंगे. नेशंस आर रिकग्नाइज्ड बाय देयर फ्लैग्स, दे आर डिस्प्लेड ऑन हाउसेस, कार्स एंड बैग्स. The white in our flag represents minority, and the green shows peace and prosperity. The crescent symbolizes Islamic grace, and the star indicates spiritual progress. We should always keep our national flag high and be ready to sacrifice our life for it to fly. Nations are recognized by their flags. कौमें अपने झंडों से पहचानी जाती हैं. They are displayed on houses, cars and bags. और लोग उनको सजाते हैं अपने घरों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने बैग्स के ऊपर. The white in our flag represents minority. जो हमारे झंडे में हरा रंग है वो मुसलमानों का इजहार करता है, और जो सफ़ेद रंग है इससे बताते हैं कि हम मुसलमान और गैर मुस्लिम अपने मुल्क में साथ साथ बराबर बराबर मिल के रहते हैं. तो वाइट कलर जो है माइनॉरिटी, यानी वो लोग जो हमारे मुल्क में मेजॉरिटी, ज़्यादा तादाद में नहीं है, तो उसकी उर्दू होती है अक़लियत. ठीक है, जो ज़्यादा तादाद में होता है उसको कहते हैं अक्सरियत. तो पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान हैं, तो मुसलमान अक्सरियत में है, उनको ग्रीन कलर शो करता है. और जो अक़लियत हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उनको वाइट कलर शो करता है. और हम ये शो करते हैं कि हम सब मिलजुल के रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन और वाइट एक दूसरे से मिलजुल के रह रहा है. तो द वाइट कलर इन आवर फ्लैग रिप्रेजेंट्स माइनॉरिटी. सफ़ेद रंग हमारे झंडों में अक़लियत का नुमाइंदा है, रिप्रेजेंट्स नुमाइंदगी करता है. एंड द ग्रीन शोज़ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. और हरे से हम ये देखते हैं कि कैसे अमन और कैसे खुशहाली आती है. चूँकि ये हरा रंग मुसलमानों की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसलिए इन्होंने पीस का लफ्ज़ यूज़ किया है कि कैसे मुसलमान पर अमन काम है, तो किस तरह से पीस और खुशहाली हमारे मुल्क में आती है.
क्योंकि हम पुरअमन हैं और एक दूसरे से मिलजुल के रहना जानते हैं। द क्रेसेंट सिंपलाइजेज द इस्लामिक ग्रेस। ये जो क्रेसेंट है, जो नया नया चांद है, क्रेसेंट कहते हैं उस चांद को जो नया नया निकला होता है। ठीक है, चांद जैसे ऐसा ऐसा जाता है, फिर 14वीं के चांद पे पूरा निकल आता है, तो शुरू के चांद को क्रेसेंट कहते हैं। तो द क्रेसेंट सिंबलाइजेज इस्लामिक ग्रेस। क्रेसेंट जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, किसकी तरफ, कि हम मुसलमान कितने ग्रेसफुल हैं। मुसलमान होने की हैसियत से जो हमारा ग्रेसफुलनेस है उसकी तरफ हमारा क्रेसेंट इशारा कर रहा है। इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब पहले तो आपको समझना पड़ेगा ना कि ग्रेस क्या होता है। ग्रेस कहते हैं जब कोई चीज़ अपने आप को खूबसूरती से, बहुत तमीज़दार अंदाज से, बहुत अच्छे अंदाज से अपने आप को किसी चीज़ ने रखा हो या किसी शख्स ने अपने आप को कैरी किया हो। बहुत सारे बच्चे शरारतें कर रहे होंगे और एक बच्चा बड़े तमीज़ से बैठा होगा, हम कहेंगे बड़ा ग्रेसफुल बच्चा है भाई। ठीक है, तो नुमाया नज़र आए, दूसरों से ज़्यादा वाज़े नज़र आए, क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज़ में बहुत अच्छा हो। तो चूँकि इस्लाम पे अमल करने वाले दूसरों से नुमाया नज़र आते हैं, क्योंकि वो बहुत तमीज़दार होते हैं, बहुत अच्छे से बैठते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, कोई बुरी बात उनके मुंह से नहीं सुनी जाती। तो और चाँद जब नया नया निकलता है तो वही बड़ा ग्रेसफुल होता है, बड़ा खूबसूरत और हसीन लगता है, और नए महीने की नवीद सुनाता है। ठीक है, प्रोग्रेस की नवीद सुनाता है। तो जो चाँद है वो अलामत है, सिंबलाइजेस, सिंबल अलामत को कहते हैं। तो चाँद अलामत है मुसलमानों के ग्रेस की। ठीक है, एंड द स्टार इंडिकेट्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। स्पिरिचुअल कहते हैं कि वो जो हमारी रूहानी, हमारी रूहानी तौर पे जो आगे पेशरफ्त है, उसका इजहार करता है हमारा सितारा, कि हम कैसे रूहानी तौर पे आगे से आगे जा रहे हैं। रूहानी तौर पे आगे जाने का मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पे हमारा अल्लाह ताला पे यकीन पहले से ज़्यादा होता चला जा रहा है। हम जब से इस मुल्क में आए हैं, पहले मुश्किल में थे, बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजारा करते थे, अपनी मर्ज़ी से अपने दीन पर अमल नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से हम इस मुल्क में आए हैं, अपने मुल्क अल्लाह ताला ने हमें मुल्क इनाम में के तौर पे दिया है, तब से हम ज़्यादा आसानी से अल्लाह पे अपना ईमान बरकरार रख पाते हैं। तो ये जो सितारा है ये हमारे बढ़ते हुए ईमान की तरफ इशारा करता है। द स्टार इंडिकेट्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो सितारा हमारे बढ़ती हुई रूहानियत की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, वी शुड ऑलवेज कीप आवर नेशनल फ्लैग हाई। हमें अपने कौमी झंडे को हमेशा बुलंद रखना चाहिए। एंड बी रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ्स फॉर इट टू फ्लाई। और ये हमेशा बुलंद वाला उड़ता रहे, यानी हमारे मुल्क की शान ऊंची रहे। एक्चुअली झंडा उड़ाने की बात नहीं हो रही, बल्कि हमारे मुल्क की शान ऊंची रहे, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए अपनी जान भी कुर्बान कर देने के लिए। ठीक है, तो अपने मुल्क की शान को कैसे हम ऊंचा रख सकते हैं? जब हम अपने अपने आप में अच्छे इंसान बन जाएं, झूठ ना बोलें, लोगों को धोखा ना दें, हम सीधे रास्ते पे चलते रहें, हक़ का साथ दें, बुराइयों के ख़िलाफ़ हम खड़े रहें। तो उसके लिए चाहे हमारी जान भी जाए, तो अगर हम ये करेंगे तो हमारा मुल्क का झंडा हमारी वजह से बुलंद रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। एक्सरसाइज 1 क्या है? ड्रॉ अ फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, कलर इट, पेस्ट इट ऑन अ स्टिक। तो पाकिस्तान का झंडा बनाइए, उसको एक डंडी पे लगा के फिर उसको लहराइए, खुशी महसूस कीजिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, अब ये पोम पढ़ लीजिए। आई विश आई वॉज अ कुकू बर्ड फ्लाइंग अप एंड अप इन द कूल ब्लू स्काई, flying up and up under the shining sun, looking at the pretty flowers, singing like the cuckoo bird, coo, 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 and pecking sweet mangoes. काश मैं ऐसा होता। ठीक है, एक्चुअली चक्कर क्या है कि इस बच्चे को असल में आम खाने का दिल चाह रहा है, और आम लगे हुए ऊपर दरख्त पर। ठीक है, और वो दरख्त पे लगे हुए आम को जो है वो पहुंच नहीं पा रहा, तो सोच रहा है काश मैं कुकू बर्ड होता, कोयल होता। I wish I were a cuckoo bird flying up and up in the cool blue sky. काश मैं एक कोयल होता और आसमान पे, ठंडे ठंडे नीले आसमान पे ऊपर ही ऊपर उड़ा जा रहा होता। Flying up and up under the shining sun, looking at the pretty flowers. ऊपर ही ऊपर उड़ा जा रहा होता चमकते हुए सूरज के नीचे, और नीचे देख रहा होता खूबसूरत फूलों को। Singing like a cuckoo bird, like the cuckoo bird. कुकू बर्ड की तरह मैं गा रहा होता, कू 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 कू। और फिर मैं उन आमों के ऊपर अपनी चोंच को मार मार के खा रहा होता। पैकिंग कहते हैं कि जब चोंच मार के परिंदा की चीज़ को खाता है। वो जो मीठे मीठे आम है, मैं कितने मज़े से खाता।
ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। आगे इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं या ख़त्म हो गया? लेट्स सी। एक्सरसाइज है जी, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द वर्ड हॉस्पिटल। आसान सी एक्सरसाइज है, जल्दी से मैं दो चार अल्फाज निकाल देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा, तो आपको करना आता ही है। तो इसमें से हम निकाल सकते हैं इट, निकाल सकते हैं पिट, निकाल सकते हैं टिप, निकाल सकते हैं पैट, निकाल सकते हैं पॉट, निकाल सकते हैं होस्ट, निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगेन इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने को कह रहे होंगे जी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। फिर उन वर्ड्स में से जिन जिन के जुमले अच्छे से बना सकते हैं वो बना लीजिए आप। और फिर ये जो नीचे तस्वीरें दी हुई हैं इनके बारे में भी कुछ जुमले कहिए। ठीक है, तो दिस इज़ एयर बलून, हॉट एयर बलून। इसके बारे में कोई जुमला बनाएं। अ हॉट एयर बलून, there's a caterpillar going in the hot air balloon। ठीक है, तो इसी तरह से अ बर्ड। कुछ मुझे लगता है कि हमें ना इसको कहानी के अंदाज़ा बनाना चाहिए, क्योंकि ये आगे पीछे जम्बल्ड है। तो मैं इसको यूं भी सोच रहा था बनाने का कि द कैटरपिलर वांटेड टू फ्लाई, ही वेंट टू द क्रिकेट, ये है ना क्रिकेट है, या ग्रासहॉपर, ही वेंट टू द ग्रासहॉपर एंड आस्क्ड हाउ कैन आई फ्लाई, द ग्रासहॉपर सेड आई डोंट नो। ही वेंट टू द स्पैरो, चिड़िया के पास गए, एंड आस्क्ड हर आई वांट टू फ्लाई, हाउ कैन आई फ्लाई, द स्पैरो सेड आई डोंट नो, you must search, and one day the uh, the caterpillar found a hot air balloon and it climbed into its basket and flew away। ठीक है, तो ये सारी इस तरह से हम पूरी कहानी ही लिख सकते हैं, ये ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी बजाय इसके कि अलग अलग से जुमला लिखें। ठीक है जी, अगर आपको ये मेरी बात थोड़ी लंबी लगी है तो कोई मसला नहीं, पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, वापस से सुनिए, और 3-4 दफ़ा में सुन के आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यूँ हमने यूनिट 5 कंप्लीट किया। आप सब लोगों की शिकायत दूर हो गई होगी कि अब हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और इवन फेडरल टेक्स्ट की और दूसरे बोर्ड्स की भी जितने भी मौजूद हैं हम उनकी किताबों को भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके उठाते जा रहे हैं, और जल्द ही इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी तमाम किताबों के अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बड़ों की बात मानिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखिएगा, ख़ुद भी खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।